रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से। मैं हूँ आपका होस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राशिद, चेयरपर्सन टीचर्स ट्रेनिंग फर्म। आज हमारे साथ बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है मिस्टर बुरहान अली। आप सब जानते हैं ये सीईओ हैं रोबोट मियाँ एजुटेक के। इनका बड़ा ही खूबसूरत स्लोगन है, विजन है, ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ यूथ। यानी आज जो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मॉन्टेसरी से लेकर ग्रेड 12 तक, इन इस यूथ की बात कर रहे हैं जिन्होंने 12 साल के बाद, यानी 12 से 15 साल के बाद प्रोफेशनल कॉलेजेस में चले जाना है और फिर इंशाल्लाह इस मुल्क की भागदौड़ ये बच्चे संभालेंगे। रोबोट भी यहाँ साउथ कोरियन कंपनी है, बेसिकली पाकिस्तान, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में इस वक्त काम कर रही है और ये एजुकेशनल सेक्टर में एक बहुत अहम काम कर रहे हैं। वो ये है कि रोबोटिक्स और स्टीम, इसके एजुकेशनल फ्रेमवर्क, इसकी मेथोडोलॉजीज, पूरे सिस्टम को लेकर आए हैं। और बल्कि मैं सर बुरहान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना और रोबोट मियाँ का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी करा दें, ताकि बात आगे जब लेके चले तो आपको समझने में आसानी हो। जी सर बुरहान, बिस्मिल्लाह। जी, पहले तो वालेकुम अस्सलाम एंड आई वार्मली वेलकम एवरीवन जो इस वक्त यहाँ पे फोरम पे अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू वेरी मच करण साहब फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जिससे हम अपना जो है वो बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो आपने पूछा रोबोट मियाँ क्या करता है, तो रोबोट मियाँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने पहले भी कुछ बताया, बट हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे इस वक्त जो है वो 2 R&D सेंटर साउथ कोरिया में हैं और उसके साथ साथ एक हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर दुबई में है। और उसके साथ साथ अभी हम अल्लाह ताला के फजल करम से वी आर एस्टैब्लिशिंग 3 टेक्नोलॉजी सेंटर्स विद बात्सपा यूनिवर्सिटी, जो कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है, उनके साथ। और रोबोटिक्स इन AI के ऊपर वी आर ऑल्सो डेवलपिंग BS डिग्री प्रोग्राम्स, जो इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन फ्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो हम आप ये कहें कि रोबोटमिया एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की एक्सपर्ट कंपनी है और हमारा जो प्राइमरीली फोकस होता है दैट इज़ ऑन रिसर्च। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। ऑन वन साइड वी डू रिसर्च ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्टेनिंग टू रोबोटिक्स, AI, IoT, और उसके साथ साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसके स्टैंडर्ड सब साउथ कोरियंस हैं। बट जो हमारा फोर्टे है दैट इज़ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस करिकुलम्स। तो हम करिकुलम्स जो हैं उसमें टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन करते हैं और उसमें आप ये कहें कि हमारा विजन ये है कि वी वांट टू कीप टेक्नोलॉजी एज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो ये ऐसे ही होगा। तो उसमें हमारी जो है वो कुछ अभी जो अभी तक पाकिस्तान में हमारी इंटरवेंशन है, अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो हम इस वक्त JV पार्टनर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के नॉलेज इकॉनमी इनिशिएटिव के अंदर। उसके साथ साथ वी आर वर्किंग विद रूट्स और सिटी, क्रेसेंट, LGS, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टैंड अलोन स्कूल्स जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो स्कूल्स हैं उनके साथ भी हमने पायलटिंग की है। तो यूनिसेफ के साथ अब इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कुछ इंटरवेंशंस। तो बहुत सारी हमारी डेवलपमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी डिफरेंट इंटरवेंशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। जज़ाकल्लाह बुरहान भाई। आ, सामीन को मैं यहाँ पे अर्ज करता जाऊँ कि हम एक सीरीज ऑफ वेबिनार बेसिकली कर रहे हैं और जो इस सेशन की खसूसियत है वो ये है कि हम जो मिडिल और लो टीयर के स्कूल्स हैं उनके स्टेक होल्डर्स, लाइक स्कूल के ओनर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे सवाल जवाब करेंगे। और आज का जो एपिसोड है बेसिकली वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीम एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। मैं इसी रेफरेंस से आपसे पहला सवाल ये करूंगा। आपने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रोबोट भी है वो काम तो कर रही है अफ्रीका में, इसमें मिडिल ईस्ट में और अब पाकिस्तान में। तो डेफिनेटली कल्चर का डिफरेंस है, करिकुलम का डिफरेंस है, टीचिंग टेक्नोलॉजीज का, सब चीज का फर्क है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आप करते हैं तो क्या पाकिस्तान से स्पेसिफिक भी करते हैं ताकि टेलर मेड किया जाए और इस सिस्टम को फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली किया जाए विद रेफरेंस टू पाकिस्तान? और इसमें एक और चीज है खास तौर पे कि पाकिस्तान में भी स्कूलों की बहुत शेड्स हैं। तो क्या आप स्कूल्स को भी टेलर मेड सोल्यूशन देते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, देयर कल्चर?
देखिए करण साहब, पहले तो ये है कि हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ हमने एजुकेशन से सीखा एक अपने हम्बल बैकग्राउंड के साथ, एजुकेशन के अंदर आप कभी भी कोई भी सक्सेसफुल मॉडल इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते जब तक कि वो कल्चर के मुताबिक ना हो। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। और टेलरिंग इज़ द की। अगर हम उसकी टेलरिंग नहीं करेंगे, उसकी हम कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर या एज पर द नीड ऑफ द क्लाइंट्स और द पार्टनर इन एनी ऑफ द केस, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हमने नेशनल करिकुलम काउंसिल की जो साइंस एंड मैथ है उसकी इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ की है। और जो नॉलेज इकॉनमी इनिशिएटिव का पायलट प्रोजेक्ट फॉर स्टेम टीचिंग था, उसका मैंडेट ही यही था कि हमने एज सर्विस प्रोवाइडर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन करके देनी थी विद देयर एग्जिस्टिंग साइंस एंड मैथ। तो उसमें एसएनसी की हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड के साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की है, कैम्ब्रिज के साथ की है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के साथ की है, मार्शल कैवेंडिश की साइंस एंड मैथ के साथ हमने टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की है। तो हम ये सब जो है वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशंस हम इन सब करिकुलम्स के साथ कर चुके हैं इस वक्त तक, ये सिस्टम्स के साथ आप कह सकते हैं। बड़ा डिफरेंट माशाल्लाह आपका जो काम है, बिकॉज पाकिस्तान में जनरली जो लोग आते हैं वो एक ही सोल्यूशन लेकर आते हैं। आई एम गेटिंग वेरी क्यूरियस। सिटी बीकन ये लोग एलिट स्कूल्स में आते हैं, इनको रिसोर्सेज का इश्यू नहीं, स्कूल की फी का इश्यू नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि आप गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर एकाम स्कूल आपसे काम आपके साथ काम करना चाहे, तो आप उनकी रिसोर्सेज को देखते हुए क्या उस तरह का टेलर मेड सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो ये कि आपने खुद ये कहा कि रोबोटमिया का स्लोगन है ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ यूथ। तो हम तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आए इसी विजन से हैं कि वी जस्ट वांट टू टेक दिस टेक्नोलॉजी इन ईच एंड एवरी हैंड ऑफ अ चाइल्ड, दैट्स द होल थिंग। कि हमारा पाकिस्तान में कोई भी स्कूल जो है वो इस जो बेसिकली एक टेक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या जो बेसिकली टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये इससे जो है ना हम बेसिकली कोई भी हम हमारी मतलब एक बच्चा भी इससे दूर ना रहे। तो इसको आप इस तरीके से कहें कि हम लोगों के पास बिल्कुल एक पूरा टेलर्ड मेड सोल्यूशन है। और टेलरिंग से मुराद ही यही है कि अगर एक स्कूल, मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको इसकी दो डिफरेंट वर्टिकल्स में बता देता हूँ। हमारा फॉर एग्जांपल हम लोग इस वक्त काम क्रेसेंट, जो कि B+ कैटेगरी, और आप कह सकते हैं कि वो ए कैटेगरी का स्कूल है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। रूट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली रूट्स आपको पता है कि रूट सिटी के A और A+ कैटेगरी के स्कूल्स हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। इस तरीके से हम अगर IB की बात कर लें, लेकोले डी मोंडियाल हमारे साथ काम कर रहा है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के जो स्कूल्स हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनका फीस स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि वो A+ कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर है। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम वी आर ऑल्सो वर्किंग विद रीड फाउंडेशन, जिसकी फ़ीस जो है वो 800 रुपये से लेके और 1500 रुपये तक की फ़ीस है। और हम मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मिनिमम इस टाइम हम देख लें तो 800 और 1000 रुपये से कम तो फीस कहीं पे भी नहीं है। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग विद रीड फाउंडेशन एंड दैट इज़ एम्पलीफाइंग वन वन थिंग, कि हमारी टेलरिंग सिर्फ यही नहीं है कि हम बेसिकली कस्टमाइज़ कर देते हैं अपनी रिसर्च को, बल्कि हम प्रोडक्ट को भी कस्टमाइज़ करते हैं एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, ताकि ये चीज़ इसका टेस्ट हर स्कूल ले सके और इस चेंज को हर स्कूल एक्सेप्ट करे। तो इसमें बिल्कुल इसी तरीके से दोनों चीज़ें अवेलेबल। जज़ाकल्लाह, ये तो सदका जारिया है, बिकॉज हमारा मजहब जो इस्लाम है, इसका इब्तदा भी इकरा रीड से हुआ। और तालीम को जितना हम प्रोपोगेट करेंगे, आसान करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी नस्लें भी फिर इस मैदान में आगे आएंगी। अच्छा सर, हम बड़ा सुनते हैं स्टीम, स्टेम, स्ट्रीम भी अभी आ गया। तो डू यू थिंक ये बज़वर्ड्स हैं? मतलब अब स्टेम में स्टीम ए डाल दिया, आर्ट्स आ गया, या आर डाल दिया तो स्ट्रीम बन गया, तो ये RA, ये बज़वर्ड्स हैं या कुछ डिफरेंस भी है? और आप बेसिकली आप तो स्टीम पे काम कर रहे हैं। देखिए, इसको ना हमें अंडरस्टैंड जो करना है वो ये है कि डिफरेंट कंट्रीज ने इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लिया। और ऑब्वियसली हमने इसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के अंदर डिस्कस करना है। और आई एम नॉट सेइंग कि हम अपना जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है उसको इसमें डिस्कस ना करें, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वेस्ट ने स्टेम को और तरीके से लिया। एक तो अगर इसको अगर हम देखें तो वेस्ट में इसका जो नासा यूनिवर्सिटी का जो एक तरह से वेंचर था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ, एंड व्हेन दे स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड लीडरशिप इन स्टीम एंडेवियर्स, लीडरशिप इन स्टेम एंडेवियर्स।
और ये ओबामा के दौर में स्टार्ट हुआ, और उस वक्त जो उनकी कैंपेन थी वो ये थी कि एजुकेट टू इनोवेट। अमेरिकन का जो बहुत बड़ा कंसर्न था वो ये था कि जो वाइट अमेरिकन हैं दे वर लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथ, और जिसकी वजह से हो ये रहा था कि जितना भी जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, ये जो टेक इनोवेशंस थी उसके अंदर वाइट अमेरिकन की डोमिनेंसी जो है वो बहुत स्पीड से डाइस डाउन होती जा रही थी, जिसके ऊपर जो है ये टास्क जो है वो बेसिकली यूएस स्टेट ने कोलंबिया को और नासा को दिया, जिसका मकसद ये था कि हाउ दे कैन अलाइन देयर एजुकेशन विद द जॉब मार्केट, और जो करंट नीड्स हैं, मतलब द नीड्स विच वी हैव इन द करंट डे एंड एज, उनके लिए किस तरीके से टैलेंट को प्रोड्यूस किया जाए। सो दैट वाज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ ब्रिंगिंग स्टेम एजुकेशन इन यूएस, जो यूएस का मॉडल था। अच्छा, ईस्ट इसको बहुत पहले से काम कर रहा था। तो जो वेस्ट था वो ये कहते हैं कि एनी एजुकेशन विच हैज नो इनोवेशन हैज नो वैल्यू। तो एजुकेट टू इनोवेट वाज द टर्म विच कॉइन्ड बाय स्टेम मूवमेंट्स, कि आपकी जो जॉब्स हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ में हैं, तो लेट्स प्रिपेयर द टैलेंट विद इन दीज 4 डोमेन्स। अब इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं कि अगर आज हम इसको 21st सेंचुरी में बात करें, और आप ऑब्वियसली यहाँ पे माशाल्लाह आप भी एजुकेशनिस्ट हैं और जो हमारी ऑडियंस है वो सब एजुकेशनिस्ट हैं, तो हमें इसको इस तरीके से समझना है कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इज द की एट्रीब्यूट टू मेक द लर्निंग मीनिंगफुल। हम जब तक एजुकेशन मतलब कि आप सब्जेक्ट्स को, साइलोस को ख़त्म करके जब तक कि हम इंटीग्रेट नहीं कर देंगे आपस में, उस वक्त तक वो मीनिंगफुल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा। और जो मीनिंगफुल इन्वायरमेंट है दैट टेक्स द चाइल्ड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये वो चीज़ थी कि स्टेम जो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। या तो बच्चा जो है वो जो जॉब मार्केट है, फॉर एग्जांपल जो स्टार्ट्स हैं इस टाइम के, वो ये है कि स्टेम डोमेन्स के अंदर इस वक्त दुनिया के अंदर जो जॉब्स हैं उसके लिए लोग नहीं हैं। तो जो अमेरिकन का कंसर्न था वो ये था कि जहाँ पे जॉब्स हैं वहाँ टैलेंट नहीं है, और जहाँ पे हम टैलेंट प्रोड्यूस कर रही हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे जॉब्स नहीं। तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रू स्टेम मूवमेंट्स उनको कनेक्शन क्रिएट करना था। अब उसमें फिर क्या हुआ कि बेसिकली जो जो पॉइंट है वो ये है कि जो प्रॉब्लम उसमें हुआ वो, आप इसको इस तरीके से कहें कि पूरा का पूरा जो सिस्टम जो वेस्ट पे खड़ा हुआ वो स्टेम मूवमेंट्स को डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू हो गया। अब उनके डिफरेंट मॉडल्स थे। किसी ने बेसिकली, आप इसको इस तरीके से कहें कि इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। किसी ने इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। किसी ने इसको बेसिकली इंटीग्रेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट में जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब जितनी एजुकेशनल, आप इसको ये कह सकते हैं कि जो आपकी मैथडोलॉजीज थी या जो आपकी पैथोलॉजी थी, उसको उन्होंने बेसिकली इम्प्लीमेंट किया डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। बट किया किस तरीके से? अब स्टेम एक तो ऑन वन साइड के इट हैज़ अ जॉब मार्केट, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल नीड है। आपको ऑब्वियसली जो बच्चा जिसने पढ़ के बाहर निकलना है उसने अल्टीमेटली इंडस्ट्री या जॉब मार्केट के अंदर, या उसने बेसिकली कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आना है या एक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बट अल्टीमेटली उसका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट टू मेक इट रियली क्लियर फॉर द ऑडियंस, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। साइंस को आपके समझने के, साइंस इज अ सेट ऑफ रूल्स, सेट स्टैंडर्ड्स हैं, सेट लॉज हैं, nobody can change that. To understand or to apply these scientific rules, you want something in class, and if you bring technology, जो कि आजकल अगर दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जिसने सब कुछ चेंज कर दी है, ये हर चीज़ को डिस्टर्ब कर दी है, तो दैट इज टेक्नोलॉजी। सो नाउ दिस इज बेसिकली a lethal combination between science and technology. नाउ अब टेक्नोलॉजी क्या है कि आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ किया एंड देन यू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एंड दैट सोल्यूशन हैज़ ए सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो असल पॉइंट है जिसकी तरफ हमें जाना है। अब उसको करने के लिए यू नीड टू हैव ए इंजीनियरिंग सोल्यूशन। आपको पूरे की पूरी इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपने अगर विंड मिल को भी अंडरस्टैंड करना है, चाहे वो पहले बन चुका है और उसको आपने फर्दर इनोवेट करना है, ये फर्दर उसको लेविटेट करना है स्टैंडर्ड को, तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो थर्ड थिंग इज इंजीनियरिंग। अब इन तीनों चीज़ों की जो कल्मनाइजेशन है, जो इंटीग्रेशन है, उसको बेसिकली आपने एक तरह से बंडल कर देना है ऑन लॉजिक, एंड मैथ इज ऑल अबाउट लॉजिक, कोडिंग प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि क्रिटिकल थिंकर्स प्रोड्यूस करने हैं विद लॉजिक। तो ये एक पूरी की पूरी नेचुरल इंटीग्रेशन है 4 चीज़ों की। बट इसको बेसिकली रोड आइलैंड ने चैलेंज किया। जैसे ही इसको मूवमेंट को स्टार्ट किया गया तो रोड आइलैंड ने इसको चैलेंज किया, और उनका क्लेम ये था कि एजुकेशन में आर्ट्स के बगैर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं, because innovation is impossible without aesthetic sense, without communication, without visual arts,
अच्छा, विदाउट कम्युनिकेशन एज ए आर्ट, विदाउट स्टोरी टेलिंग, विदाउट आर्टिकुलेशन, तो ये तो सब की सब जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो यू कैनॉट जस्ट लीव देम बिहाइंड। तो ये रोड आइलैंड का चैलेंज था जो उन्होंने उसको किया, और ऑब्वियसली उसको फिर टेकअप करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, अगर हम इसको ईस्ट के ऊपर आके देखें, तो ईस्ट 2001 से, बल्कि 1999 और 2000 से साउथ कोरियंस, जापानीज, ये ऑलरेडी दे वर इंटीग्रेटिंग दीज सब्जेक्ट्स, एंड दे आर लाइक फार अहेड देन अमेरिकन। वो अमेरिकन से बहुत आगे थे। तो वेस्ट अभी भी इस वक्त इसको एक्सपेरिमेंटेशन में करके देख रहा है, बट इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। वेस्ट में डिफरेंट हैं, ईस्ट में डिफरेंट है। जज़ाकल्लाह, बहुत जबरदस्त। मुझे खुद भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि शायद ये बर्ड्स वर्ड्स ही हैं, लेकिन अभी आपने डिटेल में समझा दिया। अच्छा, अब हम आते हैं स्कूल्स की तरफ, करिकुलम और हमारा जो सिलेबस बनता है। ग्रेड 10th 12th तक स्ट्रीम में से साइंस हम पढ़ाते हैं, मैथ्स हम पढ़ाते हैं, आर्ट्स जनरली प्राइमरी लेवल तक चलती है, उसके बाद आर्ट्स भी खत्म हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी जब आप कहते हैं और इंजीनियरिंग कहते हैं, तो इससे मुराद कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट है, या आप कुछ और चीजें इसमें ऐड करते हैं और उससे इस टीम का एक पूरा कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट सामने आता देखिए, जब तक कि इस टीम का कोई कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट सामने ना आ जाए, उस वक्त तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि, और यही वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की मिसकंसेप्शन है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि विद अपॉलॉजीज, अगर हम उसका वर्ड यूज़ करें, हम इसको अगर इस तरीके से कह लें कि थोड़ी सी एक्सप्लॉयटेशन है कि टेक्नोलॉजी हम कह किसको रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि हमने अगर उसको, तो प्रोग्रेसिवली आप इसको ये कहें कि इसके पूरे के पूरे वर्टिकल को अंडरस्टैंड करना है। तो वो ये है कि स्टीम से मुराद ये है कि आपको अपनी साइंस एंड मैथ, जो कि एग्जिस्टिंग करिकुलम है, ये सब थ्योरी बेस्ड है, विच इज़ रोट लर्निंग मैथडोलॉजी। आप बेसिकली बच्चे को जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी टेस्ट से गुजारते हैं, और उसको कहते हैं कि आप सारे के सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी याद कर लें और मैथमेटिकल लॉज को भी याद कर लें थ्रू ऑडिटरी एंड विजुअल एड्स। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, दैट इज किनेस्थेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट। आपका रेट ऑफ रिटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% है, एंड दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये कुछ सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ब्रिटेन का भी मसला है, ये अमेरिकन का भी मसला है, कि हम लोग जो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं इस जो ट्रेडिशनल एजुकेशन से या ट्रेडिशनल रोट लर्निंग मेथोडोलॉजी से, वो हम बच्चे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो लोअर ऑर्डर थिंकर्स। और लोअर ऑर्डर थिंकर्स जो हैं वो कभी भी इनोवेटर्स नहीं बन सकते, वो कभी भी एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते। तो स्टीम का से मुराद ये है कि आपने साइंस एंड मैथ की इंटीग्रेशन करनी है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स का पूरा एक करिकुलम डिज़ाइन करना है, और फिर अपने साइंस एंड मैथ को पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके, और उसके रिस्पॉन्स में पूरा एक न्यू फ्रेमवर्क जो है वो स्कूल के अंदर लेके आना। और उस फ्रेमवर्क को लाए बगैर आप कभी भी अपनी लर्निंग को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। है। तो सर, सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर तो हमें स्टीम का इस तरह जिक्र नहीं मिलता, उसका पूरा एक करिकुलम है और उसमें स्टीम का एक सब्जेक्ट नहीं है। तो अब स्ट्रीम तो जब आप डालते हैं तो जाहिर है फिर करिकुलम में चेंज करनी पड़ती है, सिलेबस में चेंज करनी पड़ती है। तो ये इंटीग्रेशन पाकिस्तान के रेफरेंस से आप कैसे करेंगे? आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी सॉरी। जी, मेरा अच्छा, सवाल का रिपीट कर दूं या क्लियर हो गया था? नहीं, मुझे क्लियर, आपका सवाल मुझे समझ में आ गया। देखिए, इसमें इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बात बताई, और हमें इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ही देखना है। हमने इस टीम को बेसिकली कहना है इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। प्रॉब्लम है कि द वे वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो है सब्जेक्ट साइलोस का कल्चर। साइलोस का प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हम जो सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स का हमारे कल्चर डेवलप होता जा रहा है, उससे हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, लाइक साइंस एज अ सब्जेक्ट, मैथ एज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। स्टीम जो इनकरेज कर रहा है जिस चीज़ को, वो है इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। एसएनसी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है, और एसएनसी ने इसको बेसिकली कहा है इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। एसएनसी इटसेल्फ इसको इंटीग्रेट करता है कि आप चाहे इंटरडिसिप्लिनरी स्टाइल में, चाहे इंटीग्रेटेड स्टाइल में, स्टेम को या स्टीम को ज़रूर अपने क्लासरूम के अंदर लेके जाएं। हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि जो करिकुलम है, वो एसएनसी का जो स्टैंडर्ड जो हमें दे रहा है वो करिकुलम का स्टैंडर्ड है।
वो मेथडोलॉजी का स्टैंडर्ड नहीं है। स्टीम जिस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है वो आपका टीचिंग मेथड है। तो हम जो चीज़ समझेंगे वो ये है कि हमने बेसिकली स्टीम को अप्लाई, आप एक समझ लें कि एक चीज़ वो है जो कि रिसर्च बेस्ड एक डॉक्यूमेंट है, और उसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज द मेथडोलॉजी, उसको हम थ्रू स्टीम एजुकेशन पढ़ाएंगे। तो इंटीग्रेशन तो बात की चीज़ है। तो उसको बेसिकली क्या काम है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि सिंस वी लैक द कैपेसिटी, हमारे टीचर की वो कैपेसिटी नहीं है, तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि वो भी यही चाहते हैं कि जो सिंगापुरियन स्टैंडर्ड्स हैं। अब सिंगापुरियंस जो है वो उसको कहते हैं इंटीग्रेटिव या इंटीग्रेटेड। अच्छा, इस तरीके से आईबी को आप देख लें तो आईबी उसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स। वेस्ट इसको कर रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट। और वेस्ट में भी कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी करिकुलम ऐसा नहीं अभी तक बना दुनिया के अंदर जो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा करिकुलम खड़ा हो गया हो। ऐसा अभी तक कोई चेंज नहीं आया दुनिया के अंदर। एंड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू मेक टेस्ट, टेस्ट अभी तक कामयाब नहीं हुए। वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बेसिकली चीज़ इंप्लीमेंट की है वो बहुत नियर है साउथ कोरियंस के, जिसके ऊपर एडीबी की रिपोर्ट भी है कि साउथ कोरियंस हैव गॉट द बेस्ट मॉडल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डूइंग, और आप कह सकते हैं ऑफ ब्रिंगिंग स्टीम एजुकेशन इन द स्कूलिंग लैंडस्केप। क्योंकि उसके अंदर जो है वो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो केटर फॉर किया गया है। और स्टीम की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनाइजेशन है इनोवेशन के साथ, जिस तरह से डिस्कवरी इनोवेशन हब्स बनाए गए हैं। तो ये इसको आप इस तरीके से देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट स्टीम। फेडरल गवर्नमेंट जो है उनके पास प्रॉपरली एक स्टीम पॉलिसी यूनिट बना हुआ है। स्टीम पॉलिसी यूनिट को के हेड बाकायदा नॉमिनेट हुए हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो एडवाइजर जो है उनको रखा हुआ है एक ये जुल्फ़िकार काजिल बाश। और उनका काम ही यही है कि ही हैज़ टू डेवलप द स्टीम पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। और उसके ऊपर इस वक्त हमारा एक इल्मा वर्किंग स्टीम ग्रुप बना हुआ है, एंड वी आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग द नेशनल पॉलिसी ऑफ स्टीम फॉर पाकिस्तान। आप जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बेसिकली मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मिडिल और लो टीयर के स्कूल्स के हैं। तो जनरली जो कॉन्सेप्ट स्कूल में होता है हमने वो पढ़ाना है जिसका एग्जाम होगा। अब बोर्ड के एग्जाम में तो स्टीम नहीं है, और आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि ये एक लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो हमारे यहाँ जब हम देखते हैं एलिट स्कूल में तो वहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट है कि ये बेसिकली एक क्लब एक्टिविटी है, जिसको एंजॉय करके बच्चा पढ़ सकता है, बट इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। तो आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? क्लब एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं, या आप इसको एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, और या आप इसको बेसिकली एक लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर आप देखते हैं कि हाँ ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है जिसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है हमारे स्कूल्स के अंदर? देखिए इसको ना तीन तरीके से देखें। एक तो ये कि हम हर वो चीज़ देखते हैं जैसे वेस्ट देखता है। So we should not see education the way West is watching education, or the way they are actually seeing things. थोड़ा सा हमें पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपनी एजुकेशन को वैसे देखना है कि हम इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में बेहतर कैसे कर सकते हैं, हमारे कल्चर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज आपके एजुकेशन का सबसे बड़ा, मैं ये कहता हूँ कि नेशनल इम्पैक्ट जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, एजुकेशन सिर्फ वो क्रिएट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको क्रिएट करे। तो आपकी जो एजुकेशनल पॉलिसी है, ये जो नेशनल एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में जितना होगा उतनी वो ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि रोबस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। हमारे स्कूल्स का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हमारे वो स्कूल जो कि एलीट स्कूल्स हैं वो बिल्कुल इसको एज एन आफ्टर स्कूल एक्टिविटी लेते हैं। आफ्टर स्कूल एक्टिविटी जो है वो वेस्ट ने लिया, हमने भी उसको एज एन आफ्टर स्कूल एक्टिविटी ले लिया। वेस्ट ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया उससे ही हमने देखना है। अच्छा, उसी को अगर हम कंपेयर कर लें तो इस वक्त जो दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट रोबोटिक्स एंड एआई, सो साउथ कोरिया इज लीडिंग द वर्ल्ड। साउथ कोरिया हैज गॉट द बिगेस्ट मार्केट शेयर। उनका आप देख लें, उनकी रोबोटिक्स एंड एआई के अंदर रिसर्च आप देख लें, नंबर ऑफ पेटेंट्स को आप देख लें, आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट चाइना एंड इंडिया। इंडिया एंड चाइना दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, और वो बड़े अच्छे तरीके से बल्कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सही नेशनल नेशंस को। तो जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि नंबर वन, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में ये कैसे इंपॉर्टेंट है। क्लब से सिर्फ और सिर्फ आप स्किल सेट डेवलपमेंट कर सकते हैं। आई एम नॉट इन, आप ये कह सकते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट ओपनिंग क्लब्स, बट माई पॉइंट इज कि वी कैन नॉट क्रिएट द इम्पैक्ट विच वी आर लुकिंग फॉर। सब्जेक्ट एडिशन एक और मॉडल है, हमने फ्रेमवर्क डेवलप किया, बट वी हैव डेवलप दैट फ्रेमवर्क इन 2016 एंड 17, एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2023। तो एडिशन ऑफ अ सब्जेक्ट का मॉडल जो दौर था, जो इसको हमने नॉर्थ अमेरिकन स्कूल्स में भी किया, हमने यूरोपियन स्कूल्स में किया, हमने मिडिल ईस्टर्न स्कूल्स के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट किया एज अ फ्रेमवर्क, वो उस वक्त के लिए शायद नीड थी। अब जो इम्पोर्टेंट नीड है वो ये है कि आपने लोअर ऑर्डर थिंकर्स की जगह हायर ऑर्डर थिंकर्स को प्रोड्यूस करना है। हमने देखना ये है कि हाउ वी कैन इंश्योर फॉर मेट्रोसीज
इन आर क्लासरूम इन्वायरमेंट हम किस तरीके से इंश्योर करें कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी दैट फोस्टर्स द इन्वायरमेंट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके लिए आपको 21st सेंचुरी लर्निंग चाहिए, मॉडर्न डे स्कूलिंग की नीड है, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड इंक्वायरी लर्निंग की नीड है, एंड दैट कैन ओनली बी डन वंस वी इंटीग्रेट नॉलेज विद स्किल। तो उसके लिए बेसिकली होगा ये कि नॉलेज और स्किल को इकट्ठा करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको अपने एग्जिस्टिंग करिकुलम्स के साथ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और थ्रू स्टीम एजुकेशनल फ्रेमवर्क टू क्रिएट द इम्पैक्ट विच वी आर लुकिंग फॉर। जज़ाकल्लाह। यानी अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि बेसिकली जो हमारे सब्जेक्ट्स में साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर अगर हम स्किल की बात करें और नॉलेज की बात करें तो हाँ, हम नॉलेज तो इन बच्चों को इम्पार्ट कर रहे हैं, स्किल में इशू आ रहा है। इसी यस तरह हमारे लर्निंग आउटकम्स में क्रिटिकल थिंकिंग का वर्ड इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन हम वो अचीव नहीं कर रहे। तो आप कह बिल्कुल। रहे हैं कि बेसिकली स्टीम हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि जहां पे हम नॉलेज के साथ बच्चे को स्किल भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर आप कैंडी वजाहत कर दीजिएगा। देखिए, हो ये रहा है कि हम इसको मजीद अगर एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस करें तो हम सब क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास बीटी स्टैंडर्ड्स हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के स्टैंडर्ड्स हैं। हो ये रहा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जो रोट लर्निंग मेथडोलॉजी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडिटरी और विजुअल एड्स, मतलब वी ऑलवेज कॉल आई स्क्रीन एज अ टेक्नोलॉजी, ये पैसिव यूज है, इसका कोई एक्टिव यूज नहीं है। एंड वी कैन नॉट क्लेम दैट वी आर अ टेक्नोलॉजी सेंट्रिक स्कूल वंस वी आर यूजिंग स्क्रीन। स्क्रीन इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, वो बेसिकली सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है अगेन, के बनाने वाले जो हैं वो मलेशियंस हैं, वो बनाने वाले जो हैं वो जापानीज और साउथ कोरियंस हैं, एंड वी एज पाकिस्तानीज वी आर अगेन यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो हम उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। और पैसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का 11 साल से कम बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही नहीं। उसको नुकसान होगा, उसका फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि हाँ ये हो सकता है कि आज वो विजुअल एड से अच्छे तरीके से सीख रहा है, इंटरेस्ट उसका थोड़ा सा ज़्यादा है। हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि किनेस्थेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट या कैप्सन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लासरूम के अंदर आए। जैसे आपने कहा भी, आपने लास्ट टाइम भी ये डिस्कशन की थी कि जो हो रहा था वो क्या था कि आपका जो साइंस एंड मैथ है वो हम बच्चे को रोट लर्निंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं। वाई डोंट वी टीच साइंस एंड मैथ थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड इंक्वायरी लर्निंग? हम कॉन्सेप्शन लर्निंग की तरफ चले जाएं, हम अपने साइंस के साइंटिफिक सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको और मैथमेटिकल लॉस को 85 अप टू 90% कन्वर्ट कर दें प्रैक्टिकल्स के ऊपर। तो आपका जो रेट ऑफ रिटेंशन है वो 25 से 85% पे चला जाएगा। आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी स्टैंडर्ड जो है वो कैप्सन प्रोजेक्ट्स की वजह से या किनेस्थेटिक लर्निंग की वजह से बच्चा जो है वो जजमेंट, एवेल्युएट एंड देन मेकिंग की तरफ चला जाएगा, वो इन्वेंशन की तरफ चला जाएगा। सो यू कैन मैनेज और यू कैन ट्राई टू रीच और हिट लेवल 5 and 6, एंड देन उसका जो आउटकम होगा वो हायर ऑर्डर थिंकिंग होगी। और हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है, उन हायर ऑर्डर थिंकर्स जो हैं वो क्रिटिकल थिंकर्स भी हैं, वो क्रिएटिव भी हैं, वो इमेजिनेटिव थिंकर भी हैं, वो इनोवेटिव इन नेचर भी हैं, वो बिजनेस माइंडेड भी हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, वो टेक एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, वो थॉट लीडर्स भी हैं। और वो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत डिफरेंट होगी, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत डिफरेंट होगी। तो वो पूरी आपकी मेथडोलॉजी जो है वो आपका प्रोडक्ट चेंज कर देगी ओवरऑल। यानी आप ये कह रहे हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जिक्र अमूमन स्कूल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अभी तक हम लो ऑर्डर थिंकिंग पे थे और स्टीम वो लर्निंग एनवायरनमेंट है जहाँ हम हाई ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक और कॉन्सेप्ट है कि स्टीम बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं। इसमें बायो वाले स्टूडेंट्स या आर्ट्स वाले स्टूडेंट का कोई काम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि स्टीम एजुकेशन तो फिर सिर्फ क्या शुरू से ही हमें उन बच्चों को जो मैथ्स में अच्छे हैं या कंप्यूटर्स में अच्छे हैं उनके लिए है, या तमाम बच्चों के लिए है, मैट्रिक और एफएससी के लेवल तक? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप इसको इस तरीके से देखें कि इस वक्त नाउ वी आर लिविंग इन इन अ न्यू वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी हैज डिस्टर्ब्ड एवरीथिंग। आपकी टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को डिस्टर्ब कर दी। और मैं अभी लास्ट वीक एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि टेक्नोलॉजी की जो डिस्ट्रप्शन है उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, विच इज़ इक्वलेंट टू $13 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, अगले 5 से 10 साल के अंदर कोई $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर अगर वो एआई की बात कर रहे हैं कि एआई एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, फिर उसके साथ साथ उन्होंने डिस्कशन की थी जो आपकी जेनोमिक्स है,
जेनोमिक्स की फील्ड, ये सुपरलेटिव ह्यूमन बीइंग्स और एआई की जो सारी की सारी इंटरवेंशंस हैं, प्रेडिक्टिव इंडस्ट्रीज की उसके अंदर डिस्कशन हुई। 4th नंबर के ऊपर उसमें खुद एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। यू विल बी शॉक टू नो दिस कि एजुकेशन खुद सबसे बड़ा जो है वो विक्टिम होगा आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का। और इसी के अंदर आप इसको देख लें, अब मिसाल के तौर पे ऊपर में आप मतलब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सारी की सारी, कि टेक्नोलॉजी वो टूल है जिससे आप आने वाले वक्त की जो नीड की प्रोडक्ट है वो तैयार कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट वर्चुअल रियलिटी? वीआर के अंदर आप बच्चे को इंडस सिविलाइजेशन पढ़ाएं और उसकी जो एक्सपीरियंसेस होंगे और जिस तरह वो उसको एंजॉय करके पढ़ेगा वो कभी भी आम बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो रशियंस ने आज से 6-7 साल पहले, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे लगता है 2018 में मैंने एक सेशन लिया था दुबई में। तो दे सेड कि वी हैव इन्वेस्टेड $15 बिलियन इन वीआर फॉर एडवांसिंग आवर क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो कहने का जो मकसद है वो ये है कि एजुकेशन खुद बहुत बड़ा विक्टिम होगा टेक्नोलॉजी का आने वाले टाइम के अंदर। फिर अब जब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त आपका हेल्थ केयर सबसे बड़ा पोटेंशियल है आने वाले वक्त के अंदर, कि आपका बच्चा टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करेगा तो आने वाले वक्त में वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा होगा। तो आप इसको ये कहें कि टुडे वी नीड टू लर्न टेक्नोलॉजी, वी वांट टू प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स सो दे डेवलप सॉल्यूशंस इन हेल्थ केयर। आपकी मैकेनिकल साइंसेस भी आप देखें कि मैकेनिकल इंजीनियर्स जो थे अब वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएस सब कुछ इकट्ठा हो चुका है। तो आपकी हर फील्ड के अंदर कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करेगी। मैं जस्ट 1 मिनट अगर आपको मजीद इसी के ऊपर मैं बात करूँ, ब्लॉकचेन आपकी सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। आपकी जो गिग इकोनॉमीज आने वाले टाइम के अंदर आपकी जो आपकी सारा का सारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा दुनिया का, वो टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है। आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो प्रिडिक्टिव होती जा रही हैं, उसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ है। एग्रीकल्चर में आपको टेक्नोलॉजी को इम्बेड करना है। आपके वॉरफेयर्स आप सारे के सारे देख लें, इट्स टोटली बेस्ड ऑन एआई। ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ गॉट द ह्यूज से इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी की सारी आप देख लें। बॉम्ब डेटोनेटर्स आप देख लें, स्पेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। आप किसी फील्ड को छोड़ ही नहीं सकते जब तक कि आप नए लोग तैयार ना करें। So my our point is that every individual of a society should have the basic understanding of science, technology, engineering, arts and mathematics, and he should be innovative, he or she should be innovative ताकि वो आने वाले वक्त को समझ सके। जज़ाकल्लाह। मैं टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है, लेकिन बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पूछने वाली है वो ये है, आप बार बार बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन विद थ्रू स्ट्रीम। आई रिपीट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन थ्रू स्ट्रीम। तो स्ट्रीम एक जरिया है हमारे पास टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का। अभी आपने एआई की बात भी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की बात भी की। तो क्या ये स्टीम लेडर है टुवर्ड्स रोबोटिक्स और एआई की तरफ, या ये अलग फील्ड्स हैं? देखिए स्टीम, आप इसको ये समझ लें कि आपकी नीड क्या है इस वक्त की। ग्लोबल एजुकेशन फोरम के इंडिकेटर्स क्या हैं, यूएन के चार्टर, और फिर उसके बाद यूएन क्या चाहता है इस वक्त, किस किस तरह के जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं। नीड ये है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जिस इस दौर में आज हम हैं, और मैं ये कहता हूँ कि नाउ वी आर ऑलरेडी इन फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपका फिफ्थ शुरू हो चुका है। चैट जीपीटी हैज़, मेरे ख्याल से जो एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज चैट जीपीटी लेके आया है, और आप देख लें कि अभी रिसेंटली 100 कंपनीज ने जो है वो डिग्री रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। दे आर जस्ट हायरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। तो किस स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं। आज आपको चाहिए इनोवेटर्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो चीज़ें चाहिए। इसको टेक्निकली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टीम जो है ये एक पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट है, और स्टीम बेसिकली वो परफेक्ट फ्रेमवर्क है आज के दिन में, जो कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को हार्नेस करता है बेसिकली इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी इसी का पार्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ। तो टेक्नोलॉजी के डोमेन के अंदर आप बेसिकली एज अ व्हीकल आप कर सकते हैं कि एक एज अ टूल जो है आप जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप रोबोटिक्स को इंटीग्रेट कर लें, एआई को इंटीग्रेट कर लें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंटीग्रेट कर लें, वर्चुअल रियलिटी को इंटीग्रेट कर लें, ऑगमेंटेड रियलिटी को इंटीग्रेट कर लें। यू कैन इंटीग्रेट ऑल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन योर एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड दैट रिक्वायर्स रिसर्च। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑन वन साइड यू नीड टू डू रिसर्च ऑन द प्रोडक्ट्स विच इज टेक्नोलॉजी, एंड देन एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू डू रिसर्च ऑन द करिकुलम साइड ऑफ इट, ताकि उनकी इंटीग्रेशन हो सके। तो आप इसको ये कहें कि जो इंटीग्रेशन से मुराद ही यही है कि आपका जो एग्जिस्टिंग साइंस एंड मैथ है उसके साथ आप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स को इकट्ठा करें, एंड यू देन डेवलप अ न्यू फ्रेमवर्क
और अपनी साइंस एंड मैथ को आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस कर सकते हैं। इस वक्त हम सबसे ज़्यादा टाइम साइंस एंड मैथ को ही देते हैं। रफली हम अगर ये कहें तो ऑन एवरेज वी गिव 240 मिनट्स टू साइंस एंड 240 मिनट्स टू मैथ इन अ वीक टाइम। तो हमारी प्रॉब्लम मेथडोलॉजी में है। आप ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड पे चले जाएं, आप बजाय बच्चे को रट्टा ना लगवाएं जो कि मुश्किल तरीन तरीका है बच्चे को समझने और याद करने का, आप उसको जो है वो थ्रू टेक्नोलॉजी समझाना शुरू कर दें। सो दैट्स हाउ स्टीम नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूलिंग लैंडस्केप। जज़ाकल्लाह। सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीम इन 21st सेंचुरी है। अ, एक और बहुत अहम चीज है जो मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट आप ज्यादा बेहतर क्लियर कर सकेंगे। हमारे यहाँ जो जनरली एडवर्टीजमेंट होते हैं स्कूल के बिल बोर्ड, उसमें बहुत ज्यादा लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और जनरली जो चीज प्रोपेगेट की जाती है, पेरेंट्स को भी दिखाई जाती है, जी हमारे पास जो है स्मार्ट बोर्ड्स हैं। और बच्चों के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जनरली अक्रॉस द बोर्ड, चाहे लो टीयर का, मिडिल का या एलिट क्लास के स्कूल के बच्चे हैं, तो वो आज का फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की तरफ जा रहे हैं, वीडियो चैनल्स बना अपना यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं। तो उनके जहन में यही होता है कि यही बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो अभी आपकी बात से मुझे जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि बेसिकली ये सिर्फ यही चीज नहीं, बेसिकली हम तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं बच्चों को कि वो इसी स्कूलिंग की एज में एंटरप्रेन्योर्स भी बन सके। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हम क्योंकि टेक्नोलॉजी से बहुत नई हैं और हमारे पास हम ये कह सकते हैं वो एक्सपोजर नहीं है या वो फर्स्ट हैंड एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो जिस तरीके से बताते हैं हम उसको ही वैसे ही समझ लेते हैं कि ये ऐसे ही है। तो ये तो बिल्कुल एक आप ये कह सकते हैं कि वाकई एक बहुत बड़ी मिथ है कि जब हम स्क्रीन लगा के सिर्फ ये कह दें कि जी वी आर अ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कूल, दैट्स फाइन। मतलब मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ, हम उनको भी गलत इसलिए नहीं कहते कि आपके पास जो विजुअल एड है वो बिल्कुल है और उससे पढ़ाया जा सकता है, उसका फ़ायदा भी होता है। और जैसे मिसाल के तौर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरा का पूरा एक चैनल लॉन्च किया और उस चैनल से बहुत से लोगों ने सीखा या पढ़ा। एक आपके पास मीडियम है, आपके पास मैस कॉम का मीडियम है, आपके पास न्यू न्यू मीडिया का मीडियम है। वी कैन यूज देम एज मीडियम। बट क्या हम इनोवेटर्स प्रोड्यूस कर देंगे उससे? क्या हम इन्वेंटर्स प्रोड्यूस कर देंगे उससे, या उससे कोई हम थॉट लीडर्स प्रोड्यूस कर देंगे? ये वो एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खुद है एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर। अगर या तो हम अपनी एजुकेशन को फिर ये कहें कि इसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब ये क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम कोई इन्वेंशंस नहीं कर पा रहे, हमारा कोई बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम आप ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी इन्वेंशंस नहीं कर रहे, और हो ये रहा है कि आप इसको ये कहें कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक साइड को देख रहे हैं और वो सॉफ्ट साइड है। लाइक सॉफ्टवेयर का आप जैसे जिक्र किया कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेस और बस वहीं तक लिमिटेड है कि जी कंप्यूटर विजन, आप यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएं तो वहाँ बहुत लिमिट सी डिस्कशन होती है। Now that may be 10% of the tech innovation, आप कह सकते हैं वो 10% ज़्यादा नहीं है। What about the remaining 90%? तो रिमेनिंग परसेंट 90% का जवाब जो है वो एलन के ने दिया है कि दोज नेशंस who are thinking about their softwares, first of all they need to make or create their hardwares first। तो हमने बेसिकली हार्डवेयर खड़े होते हैं, आपकी इंडस्ट्री सारी की सारी जो है वो हार्डवेयर है। आपका बेसिकली अगर हमने एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन लेके आना है, अभी रिसेंटली इसके ऊपर हम हमारी नेशनल पॉलिसी भी है, तो दैट कैन ओनली बी डन वंस यू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी। और इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि बच्चा जो है वो खुद चीज़ें बनाना शुरू कर दे, सर्विसेबल रोबोटिक्स की तरफ हम जाना शुरू हो जाएं, माइनिंग को हम जो है वो ऑटोमेट कर दें, फिर इस तरीके से हम जो है अपनी एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दें, तो फिर वो एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट करेगी जिस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। सामीन, आज जिस टॉपिक पे हमने बात की वो बेसिकली ये थी कि 21st सेंचुरी का जब नाम लेते हैं तो टेक्नोलॉजी हमारे जहन में आती है। और जब हम स्टीम की बात करते हैं तो आज हमें समझ आए कि स्टीम किस हद तक इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में जो आगे आएंगे उसमें हम मुख्तलिफ एंगल से चीजें देखेंगे स्कूल के रेफरेंस से कि जी ये स्टीम का जो इक्विपमेंट है, क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी है, फ्रेमवर्क है, पूरा सिस्टम है, तो एक स्कूल कैसे इसको अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट कर सकता है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक एपिसोड करेंगे। ताकि जो जैसे सरबराह ने बताया कि रीड फाउंडेशन जिसकी फीस तकरीबन 800 रुपये है वो भी इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो हमारे लो और मिडिल टीयर के स्कूल कैसे इस चीज को, एक मिथ है कि बहुत एक्सपेंसिव काम है तो हमारे बच्चे या हमारा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डेडिकेटेड एपिसोड होगी। फिर एक और हमारे यहाँ जो इशू आता है वो ये आता है कि जी सिलेबस ऑलरेडी 8 से 9 सब्जेक्ट है, बहुत हैवी है,
स्टीम पढ़ा देंगे तो वो बैग तो बहुत हैवी हो जाएगा। तो कैसे इसको उनके यहाँ इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसी के अंदर हम ये भी कवर करेंगे कि आपके पास जो किताबें हैं, जाहिर है गवर्नमेंट अप्रूव बुक्स होती हैं, लेकिन डेफिनेटली कंटेंट में डिफरेंस होता है। तो क्या टेलर मेड सोल्यूशन रोबोट भी आपको दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये भी एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि जी हम तो किताब कोई और पढ़ा रहे हैं, मैथ्स की या कंप्यूटर्स की, तो ये स्टीम को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। शायद हमारे बच्चों की बेसिक्स उसके मुताबिक नहीं, या हमें सोल्यूशन रोबोट भी या नहीं दे सकेगा, इसको भी इंशाल्लाह फ्यूचर के एपिसोड में हम कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह आप सबका सर बुरहान, स्पेशली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे थैंक यू। अपने कॉन्सेप्ट बहुत इसमें क्लियर हुए, और उम्मीद है इंशाल्लाह जब ये हम चीजें शेयर करेंगे तो इससे हमारे खास तौर पे जो बच्चों में अगर उनकी काबिलियत को देखा जाए तो कोई कमी नहीं, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा, इश्यू सिर्फ लर्निंग एनवायरनमेंट का है, अपॉर्चुनिटीज देने का है। तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि रोबोट भी यहाँ किस हद तक आगे जा रहा है इस काम में, कि आम स्कूलों तक भी इस टेक्नोलॉजी को, इस लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए। तो आज हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेंस ऑफ टीम के ऊपर बात की। आगे इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो मैं रिसर्च भी आपके साथ कर रहा हूँ, मुख्तलिफ स्कूलों के साथ इन टच भी हूँ, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो रोबोट भी है आपके, आज आपका बाकायदा तारुफ भी हो गया, और इंशाल्लाह ये आपके दरवाजे पे आके आपको टेलर मेड सोल्यूशन आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक दे सकेंगे। सर बुरहान, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला, लेकिन आपके लाइकवाइज। हमें फायदा ये हुआ कि हमें स्टीम के ऊपर जो मुख्तलिफ मिसकॉन्सेप्शन थी उसकी क्लैरिटी भी आई, और इसकी इंपॉर्टेंस का भी समझ आया कि जब हम 21st सेंचुरी कहते हैं तो सिर्फ ये व्हाट्सएप पे कुछ या यूट्यूब की वीडियो शेयर करना या ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये इससे बहुत आगे की बात है। और इट इज नॉट अ बेसिकली, इट इज, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो इसको कह सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कह सकते हैं, लेकिन इसको क्लब एक्टिविटी से आगे हमें लेके जाना होगा। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया रोबोट मियाँ एंड सर बुरहान, सीईओ रोबोट मियाँ। लाइकवाइज जी, थैंक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यू। वालेकुम अस्सलाम।